बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। होपफुली आपने ईद को एंजॉय किया होगा। तो अब हम वापस आते हैं अपने जो स्टडी हमारी चल रही थी उसी टॉपिक की तरफ। तो हमने डिस्पोजिशंस ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड चैप्टर शुरू किया हुआ था। तो उसमें हमने पहले देख लिया था कि सेलुलर लेवल पे किस तरह से जो टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं वो अब्जॉर्ब होते हैं। अभी हम ये देखेंगे कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड इन द बॉडी, उसी से रिलेटेड है ये। कि देखें, कोई भी फॉरेन चीज़ जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर होती है, जिसको हमने इंजेस्ट किया है, इनहेल किया है या इंट्रावेनसली उसको इनटेक किया है, जो भी हमारी बॉडी में चीज़ें एंटर हो गई है वो किस तरह से हमारे ब्लड का हिस्सा बनेगी, और ब्लड के बाद जो टारगेट साइट हैं, कोई ऑर्गन है, कोई कोई सेल है, कोई स्ट्रक्चर है, वहाँ पर वो किस तरह से जाकर हिट करेगी उसको। तो उसी हवाले से ये बात है। देखें, जब हम कोई चीज़ खाते हैं, इंजेस्ट करते हैं, तो उसके बाद वो हमारे गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक में जाती है। वहाँ से होकर वो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में देन ब्लड में अब्जॉर्ब होती है। वो टाइम टेकिंग होती है। इसके कंपैरिजन में दूसरी चीज़ वो होती है जो हम इनहेल करते हैं, वो हमारे लंग्स में जाती है। तीसरी चीज़ जो है, ये इस पे हम बारी बारी बात करते हैं। अभी कहते हैं कि द फॉरेन कंपाउंड that is being absorbed passes into the blood stream। लास्ट उसका टारगेट साइड ब्लड स्ट्रीम है। अब ब्लड स्ट्रीम से होती हुई वो हमारे जो भी बॉडी के टिश्यूज हैं, बॉडी के ऑर्गन हैं, डेफिनेटली पहले ऑर्गन होगा, ऑर्गन के अंदर वो चली जाएगी और सेल लेवल पर जाकर वो उसको नुकसान पहुंचाएगी, जो टॉक्सिक कंपाउंड होते हैं। द पार्ट ऑफ वेस्कुलर सिस्टम ब्लड स्ट्रीम सिस्टम को ही कहते हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। which in which the compound is absorbed will depend on the site of absorption। कहते हैं कि वो डिपेंड करता है कि किस साइट पे वो हमारे ब्लड के अंदर किस तरह से हमने ली है। यानी तीन रूट वो भी आपको पहले बताने लगे। एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द स्किन लीड टू द पेरिफेरल ब्लड सप्लाई। जो हम स्किन के थ्रू कोई चीज़ हमारी बॉडी में जा रही है, वो हमारी पेरिफेरल ब्लड सप्लाई में जाएगी, सीधी सी बात। और उसके बाद वेयर एज द मेजर पल्मोनरी सर्कुलेशन विल इन्वॉल्व इफ द कंपाउंड इज एयरबॉर्न एंड अब्जॉर्ब थ्रू द लंग्स। जो पल्मोनरी सर्कुलेशन है, कुछ आपके जहन में होगा, जहाँ भी वर्ड पल्मोनरी आएगा इसका मतलब लंग्स है। पल्मोनरी मतलब लंग्स। पल्मोनाल जो आप खांसी के ये सिरप वगैरह पीते होंगे, घर में देखते होंगे, अक्सर लिखा हुआ होता है। तो पल्मोनरी मीन्स लंग्स। तो जो हम इनहेल करते हैं चीज़, वो हमारी पल्मोनरी सर्कुलेशन में आ जाती है। उसके बाद जो हमारी जीआईटी में आती है, फॉर द अब्जॉर्प्शन ऑफ मेजर कंपाउंड द ओरल अब्जॉर्प्शन विल बी फॉलोड बाय द एंट्री ऑफ द कंपाउंड इनटू द पोर्टल वेन। पोर्टल वेन कहाँ से निकलती है? लेवर से। ठीक हो गया। तो यानी जीआईटी में, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के, वो पोर्टल वेन में चली जाएगी। तो स्टूडेंट्स, तीन आपने वो ब्लड की साइट्स देख ली कि ब्लड स्ट्रीम में वो कहाँ कहाँ से वो चीज़ हमारे एंटर होगी। स्किन वाली जाएगी पेरिफेरल ब्लड सप्लाई में, लंग्स वाली पल्मोनरी सर्कुलेशन में, और जीआईटी वाली पोर्टल वेन में। तो ये तीन हिस्सों से होकर हमारी जब ब्लड में कोई चीज़ चली जाती है, इट मीन्स अब उसको एक सर्कुलेटरी पाथवे मिल गया है। अब वो जो डेफिनेट टारगेट साइट है वहाँ पर वो पहुँच सकती है। ठीक हो गया जी। अब हम इसको देखते हैं। Once in the bloodstream, the compound will then distributed around the body and dilute by the blood। और डिपेंड करता है, डिपेंडिंग अपॉन द फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड, इट मे देन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू द टिश्यू। लेकिन जब ब्लड में जाएगी ना, तो ब्लड के किस हिस्से में डिजोल्व होगी वो जो टॉक्सिक कंपाउंड है? ब्लड के प्लाज्मा में। ये बहुत अहम बात आपने ध्यान में रखनी है कि जब कोई भी कंपाउंड जाएगा तो ब्लड के प्लाज्मा में अब्जॉर्ब होगा। तो प्लाज्मा में जब जाएगा तो फिर प्लाज्मा के साथ कंसंट्रेशन को हमें चेक करते रहना है, क्योंकि दूसरा तो ब्लड सेल्स है। ब्लड सेल्स हैं, उनका अपना काम है, वो अलग हो जाएंगे। जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन्स होती हैं, उन प्रोटीन्स के साथ वो टॉक्सिक कंपाउंड इंटरेक्ट करते हैं। तो फिर आगे हम इसको डिस्कस करते हैं कि किस तरह से वो ट्रैवल करते हैं। तो द अब्जॉर्प्शन ऑफ द फॉरेन कंपाउंड
absorption of foreign compound, distribution into the particular tissue involving the crossing the biological membrane, and the principle that we have discussed, जो हमने पहले वो बातें की है ना, यानी पैसिव ट्रांसपोर्ट होगी, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होगी, जो हम इस चैप्टर के शुरू में हमने बातें की. Only the non-ionized form of the compound will pass out of the blood stream into the tissue by passive diffusion. यानी जो नॉन आयोनाइज चीजें कंपाउंड होंगी वो पैसिव डिफ्यूजन से ब्लड से निकलकर टिश्यूज के अंदर आ जाएंगी. ठीक है ना, यानी टारगेट ऑर्गन में चली जाएंगी. द स्पेसिफिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम में ऑपरेट फॉर अ सर्टेन कंपाउंड, ये हम पढ़ चुके हैं बातें. कहीं फैगोसाइटोसिस होगा, कहीं पिनोसाइटोसिस होगा, कहीं कैरियर प्रोटीन्स होंगी, ये बातें हम पढ़ चुके हैं सारी. अच्छा, अब जो मैंने आपको बात बताई थी कि जब ब्लड में चले जाते हैं टॉक्सिक कंपाउंड, तो वो कहाँ पर जाते हैं? ब्लड के प्लाज्मा में. इसलिए अब हमने जितनी भी बात करनी है वो सारी किस पे बात करनी है? कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द प्लाज्मा एंड प्लाज्मा लेवल प्रोफाइल, यानी प्लाज्मा का प्रोफाइल हमें देखते रहना है. अब आपने पढ़ रखा है प्लाज्मा के बारे में. प्लाज्मा ब्लड का हिस्सा है ना जी. ब्लड में दो पार्ट होते हैं, प्लाज्मा और ब्लड सेल्स. तो स्टूडेंट्स, जो प्लाज्मा होता है इसमें डिजॉल्व प्रोटीन वगैरह, लिक्विड कंपाउंड, प्रोटीन, वाटर होता है. उसके अंदर कंपाउंड, जब हम उसका प्लाज्मा का प्रोफाइल देखते हैं उसके अंदर देख लेते हैं कौन सी, ये फिगर 2.8 इस पे भी हम बात करते हैं. ठीक है, रिफ्लेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन. For example, the compounds which are distributed into all tissues such as lipid soluble solvent like carbon tetrachloride, इस पे हम पहले बात कर चुके हैं, will tend to have low plasma concentration. इनकी प्लाज्मा कंसंट्रेशन कम होती है. प्लाज्मा कंसंट्रेशन का मतलब ये है कि ब्लड के प्लाज्मा में इनका लेवल कम होता है. क्यों कम होता है? क्योंकि ये कंपाउंड में एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जबकि वो कंपाउंड जो ब्लड में ज़्यादा देर के लिए रहते हैं, जो टिश्यूज में कम एब्जॉर्ब होते हैं, उनका प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन ज़्यादा होता है. The substances which are ionized, जो आयंस में टूट जाते हैं, वो नॉन आयोनाइज्ड थे, at the pH of the plasma that do not readily distribute into the tissue. इसको जरा मैं आपको रोकूंगा. Do not readily, जो जल्दी से टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं होते, वो क्या करेंगे? वो ब्लड में रहेंगे. तो ब्लड में जब रहेंगे, will have the higher plasma concentration, तो उनका प्लाज्मा कंसंट्रेशन ज़्यादा हो. तो जो कार्बन टेट्राक्लोराइड वगैरह हैं वाले हैं, जो कि मेम्ब्रेन्स में से आसानी से गुजर जाते हैं, वो उनका प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा. क्यों कम हो जाएगा? देखिए ना, सोर्स है ना. आपने कोई चीज़ खाई है, वो आपके ब्लड में गई है, जब तक वो ब्लड में से टिश्यूज तक पहुंच जाएगी, ब्लड यानी प्लाज्मा लेवल कंसंट्रेशन कम हो जाएगी. और दूसरी तरफ क्या होगा, जब वो टिश्यू में एब्जॉर्ब नहीं हो रही या टाइम टेकिंग है, उसको वो आयंस में है, तो वो उसमें जो कैरियर प्रोटीन चाहिए उसको, तो वो फिर क्या करेगा? वो टाइम लेगी. तो उस वक्त क्या होगा? उसकी कंसंट्रेशन किस में ज़्यादा होगी? ब्लड के अंदर ज़्यादा होगी. इसको उसने बताया है इस फार्मूला में. इसको उसने कहा है कि ये है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD. ठीक है, ये भी बार बार आएगा, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम देखेंगे, डोज ओवर प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये मिलीलीटर में है, वो मिलीग्राम में है. कितनी, मैंने आपको जब से मैं टॉक्सिकोलॉजी पढ़ा रहा हूँ तब से मैं आपको बता रहा हूँ कि डोज की कंसंट्रेशन आपने देखनी है. जब भी आप कोई नॉर्मली कोई भी मेडिसिन खाते हैं तो उसको देखा करें वो मिलीग्राम में है. आप कोई सिरप पी रहे हैं तो कितनी कंसंट्रेशन में है. जब हम बच्चे को वो देते हैं कोई डोज, तो कहते हैं जी हाफ स्पून दें. किस पर डिपेंड कर रहा है? डोज की कंसंट्रेशन. क्योंकि उसके टिश्यूज छोटे हैं, उसका ऑर्गन छोटा है छोटे बच्चे का, उसको आप लेवल ऑफ डोज जो है वो कम देंगे. ये बात क्लियर होगी. वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन से क्या मुराद है? जो चीज़ें कंपाउंड, टॉक्सिक कंपाउंड जो ब्लड में जो टिश्यूज में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, जैसा कि कहा है, ये जो टिश्यू में जल्दी से एब्जॉर्ब नहीं होते, उनका प्लाज्मा लेवल ज़्यादा रहेगा. जबकि दूसरी तरफ वो कंपाउंड जो टिश्यू में जल्दी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं, उनका प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा. बस इसको उसने ना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, VD. अच्छा, अब जनाब आगे हम चलते हैं. कहते हैं दिस वॉल्यूम ऑफ द बॉडी फ्लूइड into which the particular substances is apparently
distributed, the determination is analogous to the dissolving amount of the substance into the unknown volume ऑफ द ये वाटर। कहता है कि हम जो डोज लेते हैं वो नॉन वॉल्यूम की होती है, नॉन अमाउंट होती है ना हमारी डोज, और जो बॉडी के अंदर वाटर है यानी जो प्लाज्मा के अंदर वाटर है वो क्या होता है, अननोन होता है। सो द नॉलेज ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ द कंपाउंड इन द वाटर, यानी प्लाज्मा लेवल का आपको पता होना चाहिए ताकि आपको पता होगा किस तरह से कितनी मेडिसिन इसमें देनी है। एक तो ये पहली बातें होंगी, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन भी हमने बात की। उसके बाद जनाब हम आगे देखते हैं कि वो किस किस जगह पर वो टॉक्सिक कंपाउंड जाकर स्टोर हो जाते हैं। द वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन मे बी समटाइम इंडिकेट दैट फॉरेन कंपाउंड इज लोकलाइज्ड मतलब जमा हो जाते हैं इन अ पर्टिकुलर टिश्यू एंड कन्फाइंड मेनली टू द प्लाज्मा, या प्लाज्मा में रहेंगे, या तो वो प्लाज्मा में रहते हैं समटाइम, सारी बात है। ये वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की हम बात कर रहे हैं ना, या वो टिश्यू में चले जाएंगे। कौन कौन से टिश्यूज में जाएंगे? इफ अ सब्सटेंस डिस्ट्रीब्यूट मेनली इनटू द एडिपोज टिश्यू, द प्लाज्मा कंसंट्रेशन विल बी वेरी लो। दोबारा वही बात आ गई है कि एडिपोज टिश्यू होते हैं ना, फैट टिश्यू जो होते हैं, अगर उनके अंदर वो टॉक्सिक कंपाउंड सब्सटेंस जो हमने ली है वो उसमें स्टोर हो जाएगी तो प्लाज्मा लेवल कम हो जाएगा। ठीक हो गया ना। और अगर द सब्सटेंस इज नॉट नेसेसरली इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द बॉडी एंड मे हायर कंसंट्रेशन इन द पर्टिकुलर टिश्यू और द, तो उसका फिर वो ऑर्गन में कंसंट्रेशन ज्यादा रहेगी। ठीक हो गया जी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट अगर हम इसका देखें तो वो कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल इन द ब्लड प्लाज्मा एंड इट्स चेंज ओवर टाइम इज द रिफ्लेक्शन ऑफ ऑब्जॉर्प्शन। ये तीन बातें, ये बहुत अहम बात है, ये याद रखना। कहते हैं कि पहले हम देखते हैं कि किसी भी डोज की मिकदार प्लाज्मा में ज़्यादा है, उसके बाद फिर वो प्लाज्मा में कम होती है, फिर वो टिश्यूज में ज़्यादा हो जाती है। इस सारी चीज़ों का डिपेंडेंस किसके ऊपर है? लेकिन आपने कोई चीज़ खाई है, पहले ब्लड में ऑब्जॉर्ब होगी, फिर वो ब्लड के जरिए डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, फिर वो सेल में जब चली जाएगी तो मेटाबोलाइज हो जाएगी, फिर हो सकता है दोबारा प्लाज्मा में उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आ जाए जो वेस्ट है। तो ये इनका सबका लेवल वेरी करता रहता है, इट्स चेंज ओवर टाइम। ये फिगर 2.8 पे हम चलते हैं। क्या कह रहा है फिगर 2.8 पे? टू पॉइंट नाइन है ये। 2.8 हमने कल भी उस दिन भी देखी थी। 2.7 अच्छा ये नीचे है ये फिगर 2.8 है। इसमें वो देखें, कहता है कि प्लाज्मा का लेवल प्रोफाइल हमने 3 डिफरेंट डोजेज में बनाया। ठीक है जी। अब ये टाइम के साथ अगर हम देखें इसकी लेवल, ये प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ठीक है जी, ये शुरू में देखें प्लाज्मा में इसकी कंसंट्रेशन कितनी है, फिर कितनी है और आखिर पे कितनी है। ठीक है, ये इस पे हम बात करते हैं। ये सारी इसकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, ये AUC यहाँ पे आया हुआ है। पहले हम इसको पढ़ लेंगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि AUC क्या है, उस पर हम बात करते हैं। अच्छा, so for example, after the drug is taken orally, the plasma profile will be different from the profile of the drug given intravenously. ये भी पहले भी मैंने बात की है कि जो जो चीज़ हम इंजेस्ट करेंगे वो पहले हमारे हमारे लिवर के अंदर आधी मेटाबोलाइज हो जाती है। तो जो हम इंट्रावेनसली किसी चीज़ को कोई देंगे तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट होगा इंट्रावेनसली। ये फिगर 2.9 में इसने एक्सप्लेन किया, दोनों को भी हम बात करते हैं। द प्लाज्मा लेवल ऑफ द केमिकल एंड इट्स चेंज ओवर टाइम। इस पूरे पैराग्राफ में उसने आपको ये बताने की कोशिश की है कि प्लाज्मा लेवल प्रोफाइल जो है वो वक्त के साथ चेंज होता रहता है। चेंज ओवर टाइम क्योंकि डिपेंड करता है कि डोज जब आप उसको देंगे उसके पहला लेवल ब्लड में आएगा, उसके बाद उसका लेवल टिश्यू में आएगा। तो प्लाज्मा लेवल प्रोफाइल पे उसने ये 4 बातें लिखी हैं। ये पहले आप 4 बातें पढ़ लें, फिर उसके बाद हम ये ग्राफ देखें। यानी प्लाज ये क्या शो करता है? It reflects the concentration of chemical in the tissues. More readily does the chemical may be incompletely absorbed.
यानी जो केमिकल अब्जॉर्ब हुए उनकी तादाद को ज़ाहिर करता है। इट मे रिफ्लेक्ट द कंसंट्रेशन ऑफ द केमिकल एट टारगेट साइट, ब्लड में कितने थे, टारगेट साइट पे कितने गए हैं, अब वो वहाँ पर टिश्यूज के अंदर किस तरह से डिजॉल्व होंगे। इट इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर हाफ लाइफ, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, AUC एरिया अंडर कर्व्स। AUC क्या है, एरिया अंडर कर्व्स यानी ग्राफ में, जो इंडिकेट करता है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। ये अभी हम पढ़ते हैं कि फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या है, कि वो किस तरह से सेल में से जज़ब होती है। और बॉडी बर्डन, कि बॉडी के ऊपर वो उसका बर्डन ज़्यादा है या कम। It indicates the type of distribution of the compound which is undergoing which compartment distribution. Plasma level, when plotted against the time, is an indication of the duration of significant exposure. यानी प्लाज्मा लेवल और टाइम, कितने टाइम के बाद वो जो मेडिसिन है वो उसमें से डिजॉल्व होकर टिश्यूज में पहुंच गई। ये सारी ये 4-5 पॉइंट है, ये प्लाज्मा लेवल प्रोफाइलिंग के लिए। ठीक है, तो इस पे स्टूडेंट्स आप देखें, हाँ ये the indication of overall exposure of the animal is given by the body burden determined by the volume of distribution and plasma concentration. जब हम वो ब्लड टेस्ट वगैरह करवाते हैं उसमें वो प्लाज्मा की प्रोफाइलिंग करते हैं। For a drug, plasma level indicate it has reached the therapeutic concentration, therapeutic treatment level पे पहुंच गई है ये therapeutic concentration. If so, quickly for how long, where the drug has reached the toxic concentration. और अगर उससे भी ज़्यादा हो गई है तो फिर वो ड्रग जो है वो टॉक्सिक कंसंट्रेशन तक पहुंच गई है। अब ये इस फिगर का एक्सप्लेन कर रहा है। ये देखें ना, प्लाज्मा की कंसंट्रेशन वो देख रहे हैं माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर में। ये टाइम है, उसके पहले टाइम में देखें तो ये अगर आपने डोज ज़्यादा लेना शुरू कर दिया तो टॉक्सिक लेवल तक पहुंच जाएगी। हाफ लाइफ से क्या मुराद है, हाफ लाइफ भी प्लाज्मा लेवल में काउंट होती है। हाफ लाइफ का मतलब है कि किस तरह मेडिसिन डिजॉल्व होती है, ये टूट जाती है। हाफ लाइफ कैन बी डिफाइंड एज a time taken for the plasma concentration to decrease by half and distributed by the metabolism and excretion। ये हाफ लाइफ यानी मेडिसिन जो हमें ली है वो देखें ना, ये देखें ये मेडिसिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा थी, अब ये कंपाउंड डिसोसिएट हो रहे हैं, ये टाइम है, टाइम पर मिनट। तो ये यहाँ पर कंपाउंड ज़्यादा था, ये फिर टूटा इतना हो गया, फिर टूटा इतना हो गया। हाफ लाइफ जो आप पढ़ते आ रहे 9th क्लास, तो किस तरह से मेटाबोलाइज होती है और किस तरह से वो कंपाउंड निकलता है बॉडी से। द सब्सटेंस विद अ लॉन्ग हाफ लाइफ विल इन कॉन्टैक्ट विद बायोलॉजिकल, तो ये तो आपको पता है, जिन कंपाउंड की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी वो ज़्यादा देर तक हमारी बॉडी में रहेंगे, जिनकी हाफ लाइफ कम होगी वो ज़ाहिर बात है जल्दी डिसोसिएट हो जाएंगे और मेटाबोलाइज हो जाएंगे और एक्सक्रीट हो जाएंगे। लेकिन द कंपाउंड विद शॉर्टर हाफ लाइफ इज एन इंडिकेशन of the likelihood of the substance accumulate with repeated and chronic dosing। chronic dosing, आपने बहुत ज़्यादा मेडिसिन लिया तो जमा is normally a constant value, but if not, both the processes that determine the decline in the plasma level, यानी वो मेटाबोलाइज हो जाए। तो ये जनाब देखें, ये वो कंसंट्रेशन है, ये टाइम आवर्स में दिया हुआ है। कहता है कि हमने प्लॉट किया इसको अंडर कर्व्स में हम देख रहे हैं। अब ये चीज़ हमने ओरली ये वाली मेडिसिन ली है, ये इसकी कंसंट्रेशन शुरू में ज़्यादा हुई है क्योंकि ये हमारे लेवर में गई है। अब इसकी देखिए कंसंट्रेशन कितनी है, 1 से कम, ठीक है ना, 1 माइक्रोग्राम पर मिलीलीटर से कम है। ये क्यों कम है, क्योंकि ये हमारे लेवर के अंदर मेटाबोलाइज हो गई, लीवर के अंदर आदि मेटाबोलाइज होगी, उसके बाद अब ग्रेजुअली इसकी कंसंट्रेशन कम होगी। यानी जिस तरह आप देखें ना, हम कोई भी टैबलेट लेते हैं तो उनका असर कहते हैं 15 मिनट या आधे घंटे के बाद होगा, और दूसरी तरफ इंट्रावेनस है तो इंजेक्शन आप लेंगे जो डायरेक्ट वेन में चला जाएगा, तो उसकी कंसंट्रेशन देखें शुरू में कितनी है, अबाउट 8 माइक्रोग्राम, और ये लेस देन 1 ग्राम, ठीक है ना।
तो ब्लड में इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी। ज़ाहिर बात है ये यहाँ से मुंह से स्टमक में गई है, स्टमक से मेटाबोलाइज होगी, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगी, स्मॉल इंटेस्टाइन में अब्जॉर्ब होगी, फिर ब्लड में जाएगी। तो आधी जो इसकी वहाँ भी मकदार ज़ाया हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं टीका लगवा लेंगे आपका जल्दी आराम आ जाएगा। मेडिसिन जो है वो डायरेक्ट पहुँच जाती है, इंट्रावेनस, वो ब्लड में चली जाती है। ठीक हो गया, ये ग्राफ भी आपको क्लियर हो गया। अच्छा, उसके बाद ये वो आपको बता रहे हैं प्लाज्मा लेवल आफ्टर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, हाफ लाइफ का बता रहे हैं कि जिन कंपाउंड की हाफ लाइफ ज़्यादा होती है वो देर तक हमारी बॉडी में रहते हैं, जिनकी कम होती है वो जल्दी मेटाबोलाइज हो जाती है। द प्लाज्मा लेवल ऑफ द केमिकल is important information for the treatment of the patient suffering the overdose of drug। ये देखें प्लाज्मा की प्रोफाइलिंग जो है ना ये ट्रीटमेंट के लिए अहम है। तो बहुत ज़्यादा ड्रग लेता है ना उसका वो प्लाज्मा चेक करेंगे कि कितनी मिकदार में इसने चीज़ें ली हैं, क्या इसमें मसाइल है प्लाज्मा लेवल के। अभी हम देखेंगे फिर वो किस तरह से टिश्यूज के अंदर भी जाकर अब्जॉर्ब होगा। It allows the toxicologist to know the exact exposure, कितने टाइम के लिए चीज ली, rather than have to estimate the overdose or to estimate the elimination rate or the time of dosing। टाइम ऑफ डोजिंग को वो देखेंगे, इन सारी चीज़ों को वो चेक करेंगे। It is important information for the toxicologist who need to know the absorption of chemical has occurred to what extent, किस ऑर्गन में गई है, कितनी देर के लिए। यानी प्लाज्मा लेवल प्रोफाइलिंग जो है ये डोज को एक्सपोजर चेक करने के लिए, ऑर्गन को डैमेज करने के लिए, सब की जो असेसमेंट है उसके लिए ये हेल्पफुल एक टूल आप समझ लेंगे ये। उसके बाद कहते हैं कि फिगर 2.9 में आपने देखे एरिया अंडर कर्व में आफ्टर द ओरल डोजिंग इज मच लेस देन दैट ऑफ इंट्रावेनस डोजिंग। ये वो जो ऊपर हम बात करके आए हैं ये इंट्रावेनस डोजिंग है और ओरल डोजिंग, ठीक हो। This may be because the drug or the other compound is metabolized during the, हाँ, कि ड्रग जो है वो मेटाबोलाइज हो जाते हैं ना हमारे लेवर में जो ओरल डोजिंग होता है, ठीक है जी। दिस इज नोन एज फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, दैट मींस दैट लेस ऑफ द पेरेंट कंपाउंड रीच द सर्कुलेशन आफ्टर डोजिंग। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म का मतलब ये है कि आपने जो मेडिसिन खाई है वो पहले थोड़ी मेटाबोलाइज हुई है, उसके बाद सर्कुलेशन भी पहुंची, ठीक है ना, इसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो ये जो हम ओरल इंजेक्शन करते हैं उसमें फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म होता है कि वो पहले मेटाबोलाइज होती है फिर पहुंचती है हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में, तो लिहाजा उसकी कंसंट्रेशन प्लाज्मा में कम होती है एज कंपेयर टू इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ड्रग और केमिकल। फर्स्ट पास भी हो गया। Another indicator of the ability of the body to eliminate the compound is the total body clearance, which is calculated by the dose over AUC। कितनी डोज ली है और कितना वो उसको अब्जॉर्ब करेंगी, कितनी उसको बॉडी से खारिज करेंगी। जाहिर बात है अगर छोटी बॉडी है तो उसके अंदर वो देखिए ना मिलीलीटर पर मिनट में अगर आप डोज लेंगे तो फिर वो नुकसान पहुंचाएगी, ठीक हो गया। अब जनाब हम अगला जो हम बात कर रहे हैं वो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर बात कर रहे हैं। जब वो प्लाज्मा के अंदर चला जाता है तो वो फॉरेन कंपाउंड जो है ये हमारी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ जाकर बाइंड कर जाते हैं, ठीक है ना। प्लाज्मा में कौन सी प्रोटीन होती है कुछ याद है आपको? प्लाज्मा में एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, फिब्रिनोजिन होती है, थ्रोम्बिन प्रोटीन होती है, 3 प्रोटीन होती है प्लाज्मा में, ठीक है जी। तो मैनी फॉरेन कंपाउंड कैन बाइंड टू द प्लाज्मा प्रोटीन नॉन कोवैलेंटली। In doing so, the distribution is altered. So the distribution from blood into the tissue is reduced by binding to the such compound is now attached to the larger molecule which limit its passage across the membrane।
ये बच्चों आपने पढ़ना है। इसको कहते हैं कि प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स उनको बाइंड करवाकर टिश्यूज के अंदर ले जाते हैं। बाइंडिंग आल्सो लिमिट द एक्सक्रीशन। जारी बात है, जब उनसे बाइंड हो जाएंगे फिर वो उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है। जब बाइंड हो जाएंगी तो प्लाज्मा में ज़्यादा देर के लिए रहेंगे। इसी तरह से एक्सक्रीशन में भी वो लेट करेंगे, क्योंकि वो बाइंड हो गई है ना, तो प्लाज्मा के साथ वो ब्लड के अंदर ही रहेंगे। फॉरेन कंपाउंड इन द प्लाज्मा ऑफन एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो कोई टाइटली बाउंड होता है, कोई लेस टाइटली बाउंड होता है, कुछ अनबाउंड होता है। इनमें इंट्रैक्शन अब आपको बता रहा है, कोई हाइड्रोफोबिक बॉन्डिंग करता है, कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, यानी ये वंडरवाल फोर्सेस वगैरह। इन बॉन्डिंग्स के जरिए वो कंपाउंड जो है इनके साथ अटैच हो जाते हैं। ठीक है ना, ये जैसा मैंने आपसे कहा था कि मोस्ट कॉमनली एल्ब्यूमिन प्रोटीन होती है, इनके साथ ये डीटीटी वगैरह जो कि लाइपोफिलिक कंपाउंड है, लिपिड सोलेबल कंपाउंड, तो लाइपोप्रोटीन के साथ जाकर ये बाइंड कर जाते हैं। अब ये दो एग्जांपल वो आपको दे रहे हैं कि किस तरह से वो लिपिड की प्रोटीन के साथ जो प्लाज्मा प्रोटीन है इसके साथ जाकर ये बाइंड करते हैं। हाँ, कहता फॉर एग्जांपल बार्बिटोरेट एक्ट ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये वो मेडिसिन है, जो वो ड्रग है जो उधर चलता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। मस्ट एंटर इन द ब्रेन इन ऑर्डर टू हैव अ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। लेकिन if the exerted toxic effect, the entry of the substance into the brain is less readily attainable than passage into the other tissues because of the so-called blood-brain barrier. This is due to the nature of the capillaries serving the brain. तो ये जो ब्रेन को सर्व करती हैं कैपिलरीज, उनके अंदर जाएंगी ये, तो ये वहाँ पर बैरियर है, तो इस वजह से ये वहाँ पर रेडिली नहीं पहुँच सकते। तो यानी ये ब्लड के साथ वो वहाँ पर बाइंड कर लेते हैं। These are the surrounded by the cells which don't allow the rapid passage into the blood system. समझ आएगी बात? यानी ये जो इसने कैपिलरीज की नेचर बताई है ना, इनके इर्द गिर्द ऐसे जो सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है इन कंपाउंड को सीएनएस यानी वो जो आर्टरीज है उसमें शामिल नहीं होने देते। जब तक वो आर्टरी में शामिल नहीं होंगे तब तक वो डेफिनेटली वहां तक नहीं पहुंचते। सही हो गया। The lipid soluble compounds such as some of the barbiturates will enter the brain by passive diffusion। पैसिव डिफ्यूजन से एंटर हो सकते हैं क्योंकि वो लिपिड सोल्यूबल है। कुछ ये है फिनोल बार्बिटल है, ये वीक एसिड है, ये आयंस की फॉर्म में हो जाता है। It's in the treatment of the barbituric poisoning, this ionization is utilized by increasing the pH of the plasma। यानी इसको खत्म करने के लिए हम प्लाज्मा का pH बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से वो आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट की वजह से pH बढ़ जाएगी, तो वो आयनाइज हो जाएंगे, तो आयन के बाद वो टूट जाएंगे, अलग-अलग हो। This increases the ionization, लेकिन उसकी आयनाइजेशन को उसने बढ़ा दिया। Changes the plasma level, so causes the more unionized drug to diffuse out of the tissue including the brain into the plasma। बात समझ आ रही है? यानी ये जो कंपाउंड है ये अगर ब्रेन में चला जाता है तो सोडियम बाइकार्बोनेट इस्तेमाल करेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या करेगी, जो नॉन आयोनाइज्ड ड्रग है उसको आयंस की फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, क्योंकि पीएच इंक्रीज हो जाएगी। जब पीएच इंक्रीज हो जाएगी तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट जो है वो न्यूट्रल होना शुरू हो जाएगा। सही हो गया ना? Another compound which is known to be toxic due to its effect on the central nervous system is the methyl mercury, is the lipophilic lipid soluble। ठीक है ना? तो ये स्टूडेंट्स डिफरेंट कंपाउंड्स हैं जो अब ये ब्रेन के हवाले से वो बात आपको बता रहे हैं। The lipophilic foreign compound localized particularly in the body fats। लाइपोफिलिक कंपाउंड कहाँ पे जाएंगे, हमारे फैट में जाएंगे, हमारे प्लाज्मा में भी रहेंगे। एंड वीडी वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज वेरी लार्ज, या तो वो प्लाज्मा में ही रहते हैं या फिर हमारी फैट में चले जाते हैं। Polybrominated biphenyl substances used extensively in the industry, very persistent and highly fat soluble। This localization in the body fat resulting in very
लॉन्ग होल बॉडी हाफ लाइफ में इम्पोर्टेंट टॉक्सिकोलॉजिकल, यानी ये हमारी बॉडी के फैट में कंपाउंड स्टोर हो जाता है, और जब ये कंपाउंड फैट में स्टोर हो जाएगा तो फिर इसका टॉक्सिकोलॉजिकल इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो सारी बात है, ये इसका फिर क्या बन जाएगा, वीडी लेवल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएगा। द ड्रग थायोपेंटोल एनेस्थेटिक है, ड्रग जो है वो लिपिड सोल्यूबल है, extremely lipid on onset of the action due to the ability of the brain। ये आपको इसमें पैराग्राफ में एग्जांपल्स आपने बतानी है कि कौन सी ड्रग कितनी टॉक्सिक है और किस तरह से उसके सेल को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। किस पे मैं बात कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन। सम फॉरेन कंपाउंड और द क्रोनिक ingested and there is continuous exposure to them over the shorter period। ये इसको हम दोबारा पढ़ेंगे। टॉक्सिक कंपाउंड और क्रोनिकली इंजेस्टेड, कंटिन्यूसली आप खाते जा रहे हैं, कंटिन्यूसली खाते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी जो डिस्पोजिशन है वो अल्टर होती है। इफ द डोजिंग इंटरवल इज शॉर्टर देन द हाफ लाइफ ऑफ द कंपाउंड विल बी एक्यूमुलेटेड इन द एनिमल। समझ रहे हैं बात, यानी आपने मेडिसिन या कोई भी ड्रग सुबह शाम खानी थी, हफ्ते में एक दफ़ा पहले कोई बंदा एक ड्रग लेता है, अब उसने हफ्ते में 2 दफ़ा खाना शुरू कर दी, बाद में डेली बेसिस पे खाना शुरू कर दिया, तो 3 4 5 जो है ना, ये अगर आप क्रोनिकली उसको खाते रहेंगे तो वो हमारी बॉडी में जमा होती रहेगी। फिगर 2.11 में से देखें क्या कह रहा है, ये देखें एवरेज प्लाज्मा कंसंट्रेशन, ये टाइम है, अगर हम उसके डोज बढ़ाते जाएंगे तो ये हमारी बॉडी में एक्यूमुलेट होती जाएगी। क्रोनिकली मल्टीपल डोजिंग की है। A compound A has a half life of 24 hours, compound B has a half life of 12 hours, डोजिंग इंटरवल इज 8 आवर। ठीक है, अब देखें उसकी, अब आपने ये मेडिसिन ए जो है इसकी हाफ लाइफ चूँकि ज़्यादा है, तो इसकी आपने ये मकदार ले लिया, ये काफ़ी टाइम तक हमारी बॉडी में रहेगी, ये 12 घंटे के बाद मेटाबोलाइज। जो दूसरी वाली है वो उसकी हाफ लाइफ कम है, जो बी वाली है तो वो उसकी निस्बत जल्दी डिजॉल्व होती है। ठीक हो गया, ये भी ग्राफ आपने उसको देना है। So the blood and the plasma tissue level may increase disproportionality and dramatically under the certain substances। यानी पूरे टॉपिक का खुलासा ये है कि जब आप कोई भी डोज ले लेते हैं, कोई ड्रग कोई बंदा लेता है, तो शुरू में उसका लेवल प्लाज्मा में ज़्यादा होगा, डिस्प्रोपोर्शनेट का मतलब ये है। उसके बाद प्लाज्मा के बाद उसका लेवल टिश्यू में ज़्यादा हो जाएगा, फिर ये होगा कि टिश्यू से दोबारा वो ब्लड में उसके एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आएंगे, जब वो मेटाबोलाइज हो जाएगी या वो कह लें आप एक्सक्रीट होगी टिश्यू में से, such as where the excretion and metabolism is saturated। So the graph या plateau level reach in the plasma proportion to the plasma half life, the compound with long half life could accumulate to the significant level on repeated dosing and exposure despite the low level of the dose or exposure। ठीक है जी, अगर हम थोड़ी देर के लिए, यानी ये डिपेंड कर रहा है कि हाफ लाइफ कितनी है और डोज कितनी है। हाफ लाइफ से मुराद हमने यहाँ पर क्या ली थी कि कितनी देर में वो मेटाबोलाइज होती है, ये हाफ लाइफ की डेफिनेशन हमने की थी। हाँ, the time taken for the plasma concentration to decrease by half and is determined by the metabolism and excretion। ठीक है, प्लाज्मा लेवल हमने डिटरमिन। तो स्टूडेंट्स हमने ये टॉपिक सारा डिस्कस कर लिया, कल इंशाल्लाह आपका ये चैप्टर में, कल लेक्चर आपको मैं कोर्स में दे दूंगा, चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। ये था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड, कि किस तरह से वो ब्लड में डोज पहुंचती है ड्रग की, फिर वो ब्लड से किस तरह से टिश्यू में पहुंचती है, ये डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें वो क्या करता है, प्लाज्मा लेवल प्रोफाइलिंग करता है। प्लाज्मा लेवल प्रोफाइलिंग से उसको पता चलता है कि भाई किस तरह से प्लाज्मा में कंसंट्रेशन कब कम है कब ज़्यादा है, उसके बाद वो टिश्यूज़ में जाती है, तो टिश्यू में किस तरह से वो इफेक्ट। तो बच्चों इसको अपने रीड करें, तो क्यूरीज आपकी, यू आर वेलकम।
ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट रह गया है, एक्सप्रेशन ऑफ टॉक्सिक कंपाउंड। ये इसके कंपैरिजन में इजी है, तो ये इंशाल्लाह कल मैं ये डिलीवर कर दूंगा, फिर हमारा चैप्टर जो है ना ये कंप्लीट हो जाएगा। कल इंशाल्लाह ये चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। थैंक यू वेरी मच, योर क्वेश्चंस आर वेलकम। अल्लाह हाफिज़।